जो जनता के बीच घूमने से, देखने से मिला है, वह रुझान यह बोल रहा है कि वह रुझान टेम्पो छाप क्रमांक 13 मैडम हिना साहब को गया है। निकल गई हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू इष्टदेव अकॉर्डिंग टू इष्टदेव तिवारी, अकॉर्डिंग टू आम जनता, आम पब्लिक। ओके, आम पब्लिक, और अकॉर्डिंग भी तरह कहीं लड़ाई झगड़े का स्वरूप नहीं देना है। इसलिए आपने देखा होगा कि मतदान के क्रम में कहीं कोई झंझट हिना साहब के किसी कार्यकर्ता में, किसी पोलिंग एजेंट ने कहीं कोई के रूप में माहौल को खराब करना, किसी भी अपराध को शहाबुद्दीन के नाम पर डालकर उस अपराध की गंभीरता को समाप्त करना और उसमें केवल यह कह देना कि जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार शहाबुद्दीन है, यह पूरा मामला कि शहाबुद्दीन साहब 13/8/2003 को जब आत्मसमर्पण किए तो उनके विरुद्ध कुल मामले थे 5, और जब विचाराधीन कैदी के रूप में वे जेल में थे मंडल कारा सिवान में, तो उनके ऊपर मुकदमे हो गए 38। अरे वाह, 5 से सीधे 38 हो गए। तो ये 33 मुकदमे कहाँ से आए? तो सरकार ने सूची जिले में फरार नहीं रहे। लेकिन आरोप तो लगता है ना उनके लेकिन ऊपर। आरोप जो भी लगे वो फरार नहीं रहे। अगर फरार रहते, आत्मसमर्पण नहीं करते, कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। एक बार गिरफ्तार हुए 5/11/2005 को। गौरी दरोगा जो थी, जी, दिल्ली से उनको लाया गया था। दिल्ली में ईद के दिन नमाज पढ़ते वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था। 6 तारीख को लाए गए थे, 7/11/2005 को सिवान लाए गए थे, और सिवान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसी हेलीकॉप्टर से उनको भागलपुर भेजा गया। तो जो उनके ऊपर आरोप लगता है, इस आरोप को क्या कहते हैं? लोकसभा का चुनाव कल खत्म हुआ और उसके बाद लोग अब आंकड़ों से खेलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से पहले कई तरह के जो कि बातें लोग करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई फलाने प्रत्याशी की जीत हो रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि फलाने प्रत्याशी की जीत हो रही है। यानी कि चुनाव निकलने के बाद भी लोग जो है कि चुनावी मोड में रहते हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का एक महापर्व होता है, लोग खूब इसका उत्सव मनाते हैं, लेकिन इसका आम लोगों पे कितना असर पड़ता है, आम लोग जिस उम्मीद के तहत किसी को वोट करते हैं, वो उम्मीद कितना कुछ आगे तक बरकरार रख पाता है आदमी या नहीं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विकास की बातें कही जाती है और बीच में वो दम तोड़ देता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक संभावनाएं ऐसी होती हैं जिसको लेकर के लोग अब आगे काम करते हैं, क्योंकि अभी 2025 का भी चुनाव सामने है, बिहार का भी इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन में एक बड़ा निर्णायक मौका आएगा, खास करके प्रशांत किशोर को लेकर के। हालांकि प्रशांत किशोर की टीम को कहा जा रहा था कि सीवान में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम चूंकि बहुत हद तक इसमें नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनसे हम कुछ इसके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे कि सीवान में जिस तरीके से हिना साहब या और भी जो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी, उन लोगों की रणनीति में और आप लोगों की रणनीति में क्या कुछ फ़र्क रहा, आने वाले 25 में जो है कि चुनाव में कितना असर होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, स्वागत है आपको भी, आपके चैनल्स को भी, आपके व्यूअर्स को भी, और उनका भी स्वागत है जो इसको देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर, चूंकि आप चुनावी थकान को मिटाने के लिए अपने घर आए हुए हैं आज। बिल्कुल। शहर से बहुत दूर है, लगभग 40 किलोमीटर। शहर से जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पे हम लोगों का एक पैतृक गांव है। जी। और इस पैतृक गांव का नाम सिरकलपुर, थाना गुठनी, जिला सीवान के अंतर्गत है। और हमारा यह पोलिंग बूथ भी है। चलिए। और इस बूथ से हम मतदान करते हैं। उसी मतदान के क्रम में हमको चुनाव के एक रोज पहले आना हुआ, और वही आए हुए अभी तक हम लोग रहे घर पे ही हैं अभी। चुनाव की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत विधिवत, प्रशासनिक पहल भी काफ़ी अच्छी रही, और मतदाताओं का रुझान भी शांतिपूर्ण मतदान देने में रहा। मतदाताओं ने अच्छी तरह से मत दिया। हम यही समझना चाहते हैं, और बहुत हद तक आप लोग जो कि प्रशांत जी को बहुत अच्छी तरीके से उनकी रणनीति को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सिवान में किस तरह की आप लोग की स्ट्रेटजी रही, खास करके हिना साहब को लेकर के, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे भी थे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो बात कहा था, मेरे जो भी उद्गार थे, आप थे, उस उद्गार में मैंने अपने व्यक्तिगत निजी स्तर पर जो मैंने महसूस किया था, और जो रमेश कुशवाहा के प्रति मैंने समाज में जो गंदगी पाई थी और जो कृत्य उन्होंने किए थे, उन्हीं कृत्यों को मैंने जनता जनार्दन के सामने लाने का प्रयास किया था। और मैंने यह कोशिश किया था कि जनता जनार्दन को जानना चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को जनता निर्वाचित नहीं करती है। खासकर लोकसभा के चुनाव में उनको भागीदारी नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन यह दल का मामला है, जिस दल ने दिया है
उनका निजी निर्णय है, वे लेकिन दल जाने, लेकिन लेकिन उनकी जनता पत्नी ने तो चूंकि अभी चुनावी मैदान में थी, जनता के बीच में थी, जनता की अदालत में थी, तो आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं और आप सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, कैंपेनिंग की, एक बड़ी पार्टी ने उनको टिकट दिया, तो उसके बाद भी जो ये आपका आरोप है, क्या ये उनके ऊपर लग रहा है क्या? देखिए, मैं एक आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। माननीय माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, उस कार्यक्रम में आपने शिरकत किया होगा। जी, जी, जी। उस कार्यक्रम में उनको तभी बुलवाया गया हुँ, जब माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरे हुँ, 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 और जय श्री राम और जय मोदी के उद्घोष होने लगे, हुँ, तो उनको उतने ही देर के लिए बुलवाया गया जितने देर के नारों के बीच में उनकी बात खत्म हो जाए। मतलब 1 मिनट 13 सेकंड वो बोली हैं हुँ, 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 और 1 मिनट 13 सेकंड में उन्होंने केवल जय श्री राम, हुँ, मैं विजय लक्ष्मी हूँ, हुँ, आपसे मत की अपील करती हूँ, हुँ। जय श्री राम। तो ये क्या दर्शाता है यह फिर? दर्शाता है कि वे कुछ नहीं जानती हैं, हुँ, बोलने में अपरिपक्व हैं, हुँ, जनता के सामने कभी नहीं गई हैं, हुँ, हुँ, गृहिणी रही हैं। हुँ, रमेश कुशवाहा जब जब कानून से भागे हैं, टिफिन में खाना बंद करके चोरी-चोरी उनको खिलाई है। हुँ। माने एक इसके धर्मपत्नी का उन्होंने बस कर्तव्य एक निभाया है। धर्म पत्नी का कर्तव्य उन्होंने निभाया है हाँ, और इतना ही वो जानती हैं, हुँ, राजनीतिक परिवेश से उनका कोई वास्ता नहीं। के मुकाबले जी। हिना साहब हुँ, हिना साहब जो चुनाव लड़ रही थीं, हुँ, वह बल्कि 3 बार लोकसभा लड़ चुकी हैं। हुँ, 90 से उनके पति विधायक रहे, हुँ, 96 से उनके पति संसद सदस्य रहे। हुँ, जब तक रहे तब तक रहे हुँ, हुँ, और इतने अरसे तक उनको राजनीतिक अनुभव रहा। हुँ, हुँ, राजनीति को उन्होंने करीब से देखा, जाना, सुना। बल्कि यूँ मानिए कि शहाबुद्दीन साहब जब राजनीति में आए तब उनकी शादी हुई। हुँ, हुँ, हुँ। विधायक होने के 2 साल अच्छा, के विधायक 3 होने के साल बाद शादी हुई थी उनकी? हाँ, विधायक हाँ। होने के 2-3 साल के बाद उनकी शादी। लेकिन उनके ऊपर भी तो गंभीर आरोप लगता है। जैसे आपने कहा कि उनकी पत्नी टिफ़िन में खाना बना करके किसी आपराधिक मुकदमे में जब रहते थे, तो लेके फरार की जाती थी। स्थिति में फरार स्थिति में। फरार की स्थिति तो में। शहाबुद्दीन साहब के ऊपर भी तो बड़ा आरोप लगता है। शहाबुद्दीन साहब कभी जिले में फरार नहीं रहे। लेकिन आरोप तो लगता है ना उनके देखिए, ऊपर। आरोप जो भी लगे, हुँ, वो फरार नहीं रहे। अगर फरार रहते, आत्मसमर्पण नहीं करते, कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। एक बार गिरफ्तार हुए 5/11/2005 को। हुँ, गौरी दरोगा जो थी, लाया गया हाँ, था। दिल्ली में ईद के दिन नमाज पढ़ते वक्त हुँ, उनको गिरफ्तार किया गया था। हुँ, 6 तारीख को वो लाए गए थे। हुँ, 7/11/2005 को सिवान लाए गए थे हुँ, हुँ, और सिवान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुँ। उसी हेलीकॉप्टर से उनको भागलपुर भेजा गया तो जो था। उनके ऊपर आरोप लगता एक है, इस बार आरोप को क्या कहेंगे सर? एक बार गिरफ्तार होने के बाद हुँ, शहाबुद्दीन साहब कभी गिरफ्तार नहीं हुए, हुँ, बल्कि जब जब आत्मसमर्पण किए हैं, तब तक मैं आपको तारीख बता दूंगा कि इन तारीखों को उन्होंने खैर आत्मसमर्पण आप तो किया। लगा रहे हैं तो बता ही देंगे चूँकि हाँ, तब डेट तारीख से तो आप लोग खेलते नहीं, भी हैं। सहूलियत के लिए, जी, जी, जी। आप लोगों को जानने की सहूलियत के जी, लिए। जी, जी, बिल्कुल। तो गिरफ्तारी की बात दूर हुँ, रही हुँ, और कभी स्थानीय स्तर पर उन्होंने पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल नहीं खेला। हुँ, हुँ। चले गए, आ गए, हाजिर हो गए, हो तो गए। एक राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो उनको हमेशा जो है कि टारगेट में लिया गया, शहाबुद्दीन साहब की मैं बात बिल्कुल कर रहा लिया हूँ। गया, लगभग 15 बिल्कुल सालों लिया तक। गया। आज भाजपा जो है कि हमेशा उनको टारगेट में अब करती यूँ रही। समझिए हुँ, कि शहाबुद्दीन साहब 13/8/2003 को जब आत्मसमर्पण किए, तो उनके विरुद्ध कुल मामले थे 5 हुँ, और जब विचाराधीन कैदी के रूप में वे जेल में थे मंडल कारा सिवान में, हुँ। तो उनके ऊपर मुकदमे हो गए 38। अरे वाह! 5 से सीधे 38। 38 हो गए, तो ये 33 मुकदमे कहाँ से आए? तो सरकार ने एक सूची बनाई थी हुँ, हुँ, हुँ। और सरकार ने सूची बनाई और सरकार ने कहा कि ज्यों-ज्यों इनका बेल होता जाएगा, त्यों-त्यों ऐसे मुकदमे जिसमें ये शामिल नहीं थे, उसको फँसाते लेकिन जाएगा। इनके समय में वो अपराध हुए थे, हुँ, उस हुँ। समय इनको षड्यंत्र में इनका नाम देकर इनको उस केस में शामिल कर लिया जा रिमांड कीजिए। ओह! यानी कि बाहर निकलने ही देने का मौका बाहर नहीं नहीं मिले। निकलने की जो योजना थी, ओके। वह 5 केस में हाजिर हुआ आदमी हुँ, 38 केस का ट्रायल लड़ता रहा। हुँ, हुँ। तो इसको तो क्या ये इसको राजनीतिक इसको तौर आप क्या पे कहेंगे? नहीं, नहीं इसको इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि क्या 38 अपराध थे जिसमें वो हाजिर हुए थे? वो हाजिर तो 5 में हुए थे। तो फिर भाजपा के लोग इसको अपना एक मतलब मुद्दा ही बना चुके भाजपा थे। के लोगों को केवल यही कहना है कि अपराध है, आपराधिक इतिहास है, हुँ, सारे अपराध यही कराते हैं। हुँ, हुँ। आज जो अपराध हो रहे हैं किसका हाथ है? बिल्कुल, यही तो सवाल मेरा अभी होने वाला था। अभी जो घटना हुई है, अभी आज के डेट चुनाव में जो हाँ, घटना हुई है, हुँ। इसमें किसका हाथ है? शहाबुद्दीन साहब तो आज नहीं है, लेकिन अपराध हो रहे हैं। एक खौफ बना तो ये माहौल को खराब करना, हुँ,
किसी भी अपराध को शहाबुद्दीन के नाम पर डालकर उस अपराध की गंभीरता को समाप्त करना और उसमें केवल यह कह देना कि जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार शहाबुद्दीन है, यह पूरा मामला गलत सर अब हम लेकिन एक बड़ा मतलब मोटा सवाल, चूंकि अभी जिस तरीके से चुनाव हुआ है, कल समापन हुआ इसका, और हिना शाह बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, और एक बात मतलब बता दिया गया था कि इस बार फॉरवर्ड जो है वो मतलब हिना शाह चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि वो लोग लड़ रहे हैं। आप भी चूंकि उसी बिरादरी से आते हैं, बिल्कुल। कितना असर पड़ा है इसका, जरा ये बताइए आप। देखिए, बिरादरी का तो चुनाव होता नहीं है और बिरादरी कहकर चुनाव हुआ नहीं, लेकिन हमने यह देखा कि अन्य चुनावों के तुलना में यह चुनाव में सभी लोग ज्यादा जागरूक रहे, खासकर ब्राह्मण वर्ग हो, राजपूत वर्ग हो, भूमिहार वर्ग के लोग मिलते थे, आपस में हम लोग विमर्श करते थे, तो यह हम लोगों को स्थिति मिलती थी कि सभी जगह लोग हिना साहब के प्रति काफी हमदर्दी रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिना साहब चुनाव में जीते, और इसका फायदा हिना साहब को बहुसंख्यक रूप में मिला है। एक बहुत बड़ी आबादी हिना साहब के बारे में सोचने लगी और वो सोचते सोचते इस सारे लोगों के विचार जो हैं मत के रूप में परिवर्तित होते चले गए। एनडीए को तो डरा रहे थे कि 2005 का दौर आ जाएगा, एक काफिला बन गया और यह काफिला इस बात से नहीं प्रभावित होने वाला था कि मंदिर में बोतल फेंक दिया गया, इस बात से नहीं प्रभावित होने वाला था कि जूता मंदिर में रख दिया गया और जूता मंदिर में कर दिया पोलराइज गया, नहीं हुआ, पोलराइज नहीं हुआ, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया गया। पहली तिथि से ही यह निर्धारित कर दिया गया था कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, किसी भी तरह के से गुमराह नहीं होना है, किसी भी कार्यकर्ता को किसी मतदाता से झंझट नहीं करना है, किसी भी तरह कहीं लड़ाई झगड़े का स्वरूप नहीं देना है। इसलिए आपने देखा होगा कि मतदान के क्रम में कहीं कोई झंझट हिना साहब के किसी कार्यकर्ता में, किसी पोलिंग एजेंट ने कहीं कोई के रूप में किसी से नहीं किया। आज मतलब एक तरह से देखा जाए तो अभी जो हम लोग 4-5 रोज के बाद यानी कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले कई लोग आकलन कर रहे हैं कि ये जीत रहा है वो जीत रहा है। अगर हम बात कर ले इष्टदेव तिवारी से, क्योंकि एक वरिष्ठ वकील के नाते हैं, आपने तो एक सीवान के डीए को भी बहुत समझा है, यहाँ के डीएनए को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते भी हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वोट गिरा है, इस वोट में लीडिंग किसकी हो सकती है आपके अनुसार? देखिए, इसमें जो मतदान हुए हैं, जो मतदाताओं के रुझान गए हैं, यह तो आप मानिए कि प्रशासनिक स्तर पर काफी अच्छे स्तर के मतदान हुए। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि मतदान में किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं है। सारे मतदाता स्वेच्छा से अपने मतों का प्रयोग किया है और उसमें जो रुझान गया है, जो जनता के बीच घूमने से देखने से मिला है, वह रुझान यह बोल रहा है कि वह रुझान टेम्पो छाप क्रमांक 13 मैडम हिना साहब को गया, निकल गई हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू इष्टदेव तिवारी, अकॉर्डिंग टू आम जनता, आम पब्लिक और अकॉर्डिंग टू मतदाता। क्या अच्छा उम्मीद आप लोग जिस उम्मीद के तहत वोटिंग किए हैं, जो परिवर्तन को लेकर के, सीवान के बदलाव को लेकर, सारी मिथक को हटा करके देखा जाए तो यहाँ पोलराइज की बात नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चला, किसी तरीके कोई डर भय नहीं था, कोई सिक्का, कोई सांप्रदायिकता कुछ नहीं चला, कोई जात, कोई पात, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चला केवल तो एक विकास चला। तो क्या लग रहा है कि विकास की जो अपेक्षा हम लोगों ने किया है, मैडम ने अपने घोषणा पत्र में जो मुद्दे रखे हैं, 7 मुद्दे रखे थे, जो 7 मुद्दे रखे हैं, उसमें मूल मुद्दे 4 हैं और 3 मुद्दे जो हैं 5, 6, 7 वे 4 के पूरक हैं। तो वे जो 4 मुद्दे हैं, वे 4 मुद्दे में अगर मैडम पहल करने की उम्मीद जो जनता ने की है और जैसा उनके मरहूम पति डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने किया था, आपको याद होगा या नहीं भी याद हो तो मैं आपको स्मरण में ला देना चाहता हूं कि सदर अस्पताल सिवान में स्वास्थ्य कल्याण समिति जो बनी थी, वह सबसे पहले बिहार में सिवान में बनी, पहली बार बनी थी, बिल्कुल। और उसमें शहाबुद्दीन साहब ने बैठक किया था, वह बैठक हमारे मोहल्ले में हुई थी और हमारे मोहल्ले में दरी बिछाकर हुई थी और उन्होंने उसमें केवल सिवान वासियों को आमंत्रित किया था और प्रस्ताव दिया था कि अस्पताल में चादर नहीं है, पिल्लो नहीं है, लाइट की भी बहुत व्यवस्था नहीं थी, बिजली के लिए बल्ब नहीं है, हाइजेनिक बल्ब नहीं है, कीटनाशक मधुमक्खियों को, कीड़ों को भगाने वाले संयंत्र नहीं है
और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, इन तमाम रोगियों को खाना नहीं मिलता है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग कम से कम जो भी दान देंगे उससे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। तो किसी ने चादर दिया, किसी ने रोगियों को फल देने का आश्वासन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। ये तमाम चीजें मिलकर एक स्वास्थ्य समिति का निर्माण हुआ और हुआ कि आप लोगों के देख रेख में सदर अस्पताल में व्यवस्था सुचारू होगी और उसी में डॉक्टरों की फीस भी निर्धारित हुई, जांच करने के लिए फीस भी निर्धारित हुई। उससे जनता को बड़ा लाभ मिला। आने वाले समय में कितना उम्मीद उससे जनता को बड़ा लाभ मिला और जनता को लाभ मिला। बाद में इसी तर्ज पर सरकार ने पूरे जगह व्यवस्था किया, इस तरह की व्यवस्था को किया और उस व्यवस्था का सरकारीकरण हुआ और वह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। क्यों ध्वस्त हो गया साहब? नहीं, ध्वस्त हो गई, सरकारीकरण हो गया। सरकारीकरण में भ्रष्टाचार आ गया, सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार होने लगे। भ्रष्टाचार होने लगे तो व्यवस्था बैठ गई। अब जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है उसको आप जो समझें। हेना साहब से क्या हेना साहब से उम्मीद है कि उनके सामने उदाहरण है उनके पति का, उनके पति के किए हुए कार्य उनके सामने उदाहरण है और जनता अपेक्षा करती है कि उन उदाहरणों को देखकर अगर वे आगे बढ़ेंगी तो वह सब कुछ होता चला जाएगा जिसकी जनता उम्मीद करती है। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से श्रीदेव तिवारी ने, हालांकि अपेक्षा की बात कहा इन्होंने, लेकिन राजनीति में हमेशा उपेक्षा होता है। लेकिन अब इस सिवान के लोगों को इसकी संभावनाएं भी हैं, उम्मीद भी है कि इस बार कम से कम हिना साहब अगर जीत करके सदन में जाती हैं तो जिस काम को शहाबुद्दीन साहब के लिए जो उन्होंने कर दिया, जिसके लिए आज भी लोग याद करते हैं सिवान के लोग, अब उस पर हिना साहब कितना खरा उतरती हैं, अब ये सिवान के लोगों को इसकी इंतजार भी है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।